हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। यानी कि आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अवधारणा क्या है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर क्यों किया जाता है, ठीक है ना। कि करंट के बहने में जब कंडक्टर से होकर करंट बहती है तो रुकावट कहाँ से आती है। तो कंडक्टर द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर किया जाता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इसको हिंदी में बोला जाए तो प्रतिरोध। तो कंडक्टर्स जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कैसे करता है, मतलब किसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट के कंडक्टर से करंट के बहने में रुकावट क्यों आती है, तो आज उसी चीज़ को हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और उस बेसिक में हम लोग कई चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी हम लोग बात करते हैं, करना है हम लोग को रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर्स। तो कोई भी कंडक्टर जो होता है, एक एग्जांपल लीजिए तो मेटल्स। तो मेटल क्या है, एक सब्सटेंस, हिंदी में बोले तो धातु का है, एक पदार्थ है। तो जो मेटल यानी कंडक्टर, उसका निर्माण यानी पदार्थ का निर्माण जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है ना। एटम से ही तो मिलकर के सब्सटेंस का निर्माण हुआ, पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो उसी तरह से जो हमारा कंडक्टर है मतलब मेटल, मेटल क्या है, एक तरह का कंडक्टर है। आप लोगों ने पढ़ा है कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा मेटल है यानी कंडक्टर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। तो हम बात कर लेते हैं, एटम से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक एटम है, ठीक है, ओवरव्यू है एक तरह से। तो एटम्स जो है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, दो चीजों से। देखिए एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि कहा जाए तो एटम्स का जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर पे होता है, ठीक है ना। बाहर बहुत सारे ऑर्बिट्स होती हैं, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है ना। और उस ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो प्रोटॉन होता है वो आवेशित हो, उस पर चार्ज होता है, और वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट्स में, जो एटम्स के न्यूक्लियस के बाहर है, उन पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। और एक चीज और भी है कि जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतनी ही संख्या में, उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। अब जो है एटम्स क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस तरह से विद्युतः जो इलेक्ट्रिकली जो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो कोई भी एटम चार्ज कब प्राप्त करता है, या कोई मटेरियल या कोई सब्सटेंस आवेशित कैसे होता है, तो ये हमने पढ़ाया था जब हम चार्ज पढ़ा रहे थे कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एटम्स पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, या एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एटम्स पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, या कहें कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या पदार्थ पे आ जाए। तो जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो किसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, प्रोटॉन की। यानी हमारा प्लस कितना ज्यादा, प्लस ज्यादा हो जाता, कितना ज्यादा होता, एक। तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से दृढ़ता से, मजबूती से बंधे होते हैं। तो ये जो, जिसको हम लोग पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं, ये स्थिर होता है, ये चलता नहीं है।
और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के आया ये फ्री होता है और ये मूव कर सकता है, मूवेबल होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वही चल सकते हैं और वो हल्के भी होते हैं क्योंकि इनका मास द्रव्यमान बहुत कम होता है। ये इनका इसकी अपेक्षा इसका मास बहुत ज़्यादा होता है और नाभिक से दृढ़ता से बंधे होने की वजह से ये स्थिर होती है, चलते नहीं है, ठीक है ना। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव आयन कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन और ये हो गया पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये नहीं चलते हैं और ये फ्री होते हैं, ठीक है ना, ये मूव कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो हमारी मेटल होती है, अगर हम मेटल एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं क्योंकि हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कंडक्टर का। तो चलिए हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर यानी मेटल्स में क्या होता है कि जैसे इसका निर्माण होता है एक तरह से कहा जाए तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑलरेडी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल जो होती है वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जिससे चार्ज फ्लो हो जाते हैं, करंट फ्लो हो जाती है। तो होता क्या है कि इसमें जो हमारा रूम टेम्परेचर बोले तो 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो एटम्स का ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें आते हैं, तो जो एटम्स के अंदर जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, इसका जो इलेक्ट्रॉन और इसका जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, इनका इस पे अट्रैक्शन जो है होता है ढीला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पे यानी थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से यानी कि टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि ये कुछ एनर्जी पा जाता है और अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जब आप इलेक्ट्रॉन इससे मुक्त हो गया एटम से ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से कंडक्टर्स में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर जो है रैंडमली मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं गैस के जो अणु होते हैं ना, उसकी जो गैस के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वो इधर उधर मोशन करते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गैस के अणुओं की तरह से इधर उधर रैंडमली जिगजैग मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो और उनके मोशन की जो स्पीड होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो इधर उधर मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस एटम से, बहुत सारे एटम से ये मेटल्स बना है कंडक्टर, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप ई से दिखाइए या इस तरह से दिखाइए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उतने ही नंबर में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक, गैस के अणुओं की भांति इसमें विचरण करते हैं और बहुत इसमें पॉजिटिव आयन भी होता है, ठीक। इस तरह से समझ लीजिए, बहुत है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक, समझाने के लिए है, ऐसा बड़ा होता है। आप चाहे तो कुछ है बनाइए इसमें, ठीक है ना। और देखिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और उनके साथ उनका पॉजिटिव आयन है, और कुछ इसके एटम्स भी हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया है, तो कुछ एटम्स भी हैं। अब देखिए ये जो है रैंडमली मोशन करते हैं, जिसकी स्पीड क्या होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। तो देखिए जब कोई कंडक्टर्स होता है उसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, कंडक्टर होता है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, तो वो कंडक्टर्स में कोई करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते वो भी पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के समझाएंगे, फिर करंट फ्लो कराएंगे
और देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करता है कंडक्टर। ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि अब ये जैसे सपोज करिए इधर उधर मोशन कर रहे हैं, ये जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, तो रास्ते में जब चलता है तो उसको मिलता है क्या है, रास्ते में उसे पॉजिटिव आयन मिलता है, इस कंडक्टर का न्यूट्रल एटम मिलता है जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला होता, और रास्ते में और भी सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन बड़ी भीड़ भाड़ में चलता है, बड़ी भीड़ भाड़ में चलता है। ठीक है ना। तो जैसे होता क्या है कि जैसे अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट चलना शुरू किया, यानी इधर, तो रास्ते में उसे मिल गया पॉजिटिव आयन। जैसे रास्ते में पॉजिटिव आयन मिल सकता है, न्यूट्रल एटम मिल सकता है, खुद इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो जैसे इसके चलने की दिशा इधर थी, इसे टकराया, रास्ता मुड़ के इधर आ गया, यहाँ चला आया। ठीक है ना। जैसे अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, ये इधर चलना शुरू किया और यहाँ गया, टकरा करके इधर आ गया। ठीक है ना। फिर यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे आया, टकरा के फिर इधर चला गया। ठीक। फिर मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, इधर ही आना चाहता, लेकिन यहाँ टकराया, चला आया इधर। तो इस तरह से ये रैंडमली जिगजैग मोशन करता है। तो होता क्या है कि इस टक्कर की वजह से, इस कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रास्ते में पॉजिटिव आयन से, न्यूट्रल एटम से, खुद इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाते हैं। तो उस कोलिजन में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी निश्चित डायरेक्शन में, यानी किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। अब कैसे नहीं मूव करो, देखिए ये यहाँ से सोचा कि हम इधर जाएं, लेकिन टकरा के इधर चला आया। तो जाना तो चाहता था इधर, लेकिन टक्कर की वजह से आ गया इधर। ये वाला था, जाना तो चाहता था इधर, टकरा के आ गया इधर। फिर ये जाना चाहता इधर, टकरा के आ गया इधर। फिर ये जाना चाहता इधर, टकरा के आ गया। तो इस तरह से क्या होता कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी एक डायरेक्शन में चल ही नहीं पाते हैं। तो जब एक डायरेक्शन में चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है, तो इसलिए कंडक्टर से होकर कोई करंट नहीं बहती। कब? जब इसको कोई बैटरी से नहीं जोड़ा गया होता। कोई से जैसे कॉपर का वायर ले लें, क्या उसमें करंट बहती है? नहीं बहती, ये इसी वजह से नहीं बहती। ठीक है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अब मान लीजिए सपोज करिए कि हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ठीक है ना। यानी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव जिसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसको लो पोटेंशियल। तो एक हाई होता है, एक लो होता है, तो उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो बैटरी क्या करती है? बैटरी देखिए, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलने वाले तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव आयन तो होते नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है कि वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर चलना शुरू कर देते हैं? जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे ई से दिखा है चाहे, ये इधर मूव करना शुरू कर देंगे। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किधर मूव करना शुरू करेंगे? इधर। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या होता है? खींच देगा, और नेगेटिव टर्मिनल उनको क्या करता है? पुश करता है। क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो कन्वेंशनली हम जानते हैं, साइन कन्वेंशनल रूल से एक तरह से देखा जाए तो कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन उधर होती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ठीक अपोजिट होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू होते हैं तो करंट किधर फ्लो होती है? ऐसे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट तो करंट ऐसे चलती है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इस चीज को मैं फिर से, चलिए अच्छा रहने दीजिए, ये वाली चीज मिटा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन? ये प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना। अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। ठीक है ना। तो खींचने का मतलब एक फोर्स लगाता है। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है जो इस पे फोर्स लगाती है। अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स क्या करता है? उसमें एक्सेलरेशन पैदा करता है।
अब न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ें, एफ और एम ए की वजह से, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो उस एक्सेलरेशन की वजह से जितने भी नेगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं, अब वो मोशन प्राप्त करते हैं। लेकिन अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस का। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करते हैं तो वहां पे बहुत सारी भीड़ रहती है रास्ते में, और भीड़ किसकी होती है? पॉजिटिव आयन की होती है, न्यूट्रल एटम की और इलेक्ट्रॉन की। यानी जब वो उसको एक फोर्स लगता है, धक्का लगता है, भैया तुम चलो, तो रास्ते में ये सब घटा जाते हैं, मतलब ये सब मिल जाते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन को भीड़ से होकर चलना पड़ता है। किससे होकर चलना पड़ता है? भीड़। और वो भीड़ जो होती है इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकती है। कौन रोकता है? खुद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम, पॉजिटिव आयन। ये कहता है कि तुम न जाओ, मतलब ये भीड़ उनको रोकती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो रास्ते में इनसे टक्कर करता है, टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन का इनसे टकराना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। अगर पॉजिटिव आयन, न्यूट्रल एटम नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाता। जैसे सपोज करिए कि आपको भीड़ में चलना और एक फ्री रोड पे चलना है, तो आप फ्री रोड पे आसानी से चले जाएंगे, उस पर कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन भीड़ में जब आपको चलना होगा तो भीड़ रुकावट पैदा करेगी आपको चलने में, आप उससे टकराते हुए, बचते हुए जाएंगे ना। तो भीड़ क्या करती है? आपको चलने में रुकावट पैदा करती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावट कौन पैदा कर रहा है? पॉजिटिव आयन, खुद इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम। तो ये भीड़ यही ऑफर करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो इसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इनसे टकराते हुए जाता है। जैसे हम भीड़ में जाते हैं तो भीड़ से टकराते नहीं, लेकिन भीड़ को बचाते हुए जाते हैं, लेकिन भीड़ हमको रोकती है, लेकिन हम उनसे बचते हुए जाते हैं। तो भीड़ हमारे लिए क्या ऑफर कर रही है? एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट पैदा करती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो टकरा जाता है, कोलाइड कर जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से, और खुद न्यूट्रल एटम से टकराता है। तो बैटरी क्या करती है? असल में इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए एनर्जी देती है, भैया तुम चलो। लेकिन होता क्या है कि जब चलता है तो रास्ते में इनसे टकरा जाता है, फिर अपनी एनर्जी खो देता है, ठीक है ना। फिर अपनी एनर्जी क्या होती है? खो देता है। फिर बैटरी उसको एनर्जी देती है, फिर चलना शुरू करता है, फिर टकरा जाता है, फिर अपनी एनर्जी खो देता है। तो इस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन से, न्यूट्रल एटम से टकराना ही रेजिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि वो इसको फ्रीली मूव नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि कंडक्टर्स करंट के बहने में रुकावट पैदा करता है। और रुकावट आती कहाँ से है? तो वो रुकावट पैदा करते हैं पॉजिटिव आयन, न्यूट्रल एटम और खुद इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का इनसे टकराना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन का इनसे टकराना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करने वाले कौन होते हैं? पॉजिटिव आयन, खुद इलेक्ट्रॉन रास्ते में, और न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है ना, लेकिन टकराते हुए चलता है। क्या हुआ? टकराते हुए चलता है। अब देखिए, जब किसी वायर में करंट बहती है तो वायर गर्म भी हो जाता है। आप उसको टच करें तो गर्म क्यों हो जाता है? कि जो बैटरी उसको एनर्जी दी रहती है, वो एनर्जी टकराने में खर्च कर देता है, और वो हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। किसके? हीट के रूप में। इलेक्ट्रॉन टकराते हुए चलता है तो टक्कर में अपनी एनर्जी खो देता है, और वो एनर्जी किस में प्रोड्यूस होती है? हीट के रूप में। इसलिए तार गर्म हो जाता है जब उसे कोई करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। वो गर्म हो जाता है जब करंट फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन से, न्यूट्रल एटम से टकराना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में ना बह पाते, लेकिन इसके वजह से वो एक डायरेक्शन में बहना शुरू होते हैं।
लेकिन जिस स्पीड से वो बढ़ते हैं उसकी स्पीड होती है ये मीटर पर सेकेंड, और इसको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अगर हिंदी में बोला जाए तो अनुगमन चाल। क्या कहते हैं? अनुगमन चाल या ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमने बताया था कि टक्कर के बाद अपनी एनर्जी खो देते हैं, लेकिन इसके वजह से फिर एक्सेलरेट होते हैं, फिर टकराते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर एक्सेलरेट और टकराते। तो इस टक्कर में वो धीरे धीरे सरकते भी जाते हैं। इस टक्कर में धीरे धीरे सरकते जाते हैं, और सरकने की जो स्पीड होती है ये, जिसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जो रैंडम मोशन करते थे तो उसकी स्पीड ये थी। ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का, कि क्यों कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो आज हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें जानी। हमने एक बेसिक चीज़ें जानी कि जो मेटल्स होता है, जो धातुएं हैं, वो चालक क्यों होती हैं, कि उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरी चीज़ है कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो उसमें करंट क्यों नहीं बहती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हुए पॉजिटिव आयंस जो रास्ते में होते हैं या न्यूट्रल एटम से टकराते रहते हैं, जिससे वो किसी निश्चित डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए करंट नहीं बहती। जब इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव करने लगता है। मूव करते हुए रास्ते में टकराता है किससे? पॉजिटिव आयन से, न्यूट्रल एटम से, खुद इलेक्ट्रॉन से, जो उसको रुकावट पैदा करते हैं, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन फिर भी वो टकराते हुए सरकता हुआ चलता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए बैटरी एनर्जी देती रहती है। बैटरी क्या है? एनर्जी देती रहती है। जैसे कि अगर आपको भीड़ में भागना है, कोई आपको मारने के लिए दौड़ा रहा है पीछे से, जैसे आप भीड़ दौड़ रहे हैं, कोई मारने के लिए दौड़ा रहा है और सामने भीड़ है, तो आप क्या करेंगे? उस भीड़ में टकराते हुए, सरकते हुए, भागते हुए जाएंगे, यानी कि आप क्रॉस कर जाएंगे। तो बिल्कुल वही है, यहाँ पे बैटरी क्या है? इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, मारने के लिए दौड़ाती है कि जाओ, है ना। तो वो टकराते हुए, सरकते हुए इस स्पीड से आगे बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है एक डायरेक्शन में, तो क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। कन्वेंशनली जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इतनी बेसिक चीज़ों के बारे में आज हमने बात की। अब चलिए रेजिस्टेंस की एक डिफिनीशन और उसकी यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना। रेजिस्टेंस की डिफिनीशन क्या होगी, जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लोग इसको जो है चाहे तो नोट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। अभी हमने बोला था कि किसके द्वारा ऑफर करना किया जाता है? कंडक्टर के द्वारा। जब करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस, हिंदी में बोले तो प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ हम जानते हैं V = RI, RR = V/I। तो इसके हिसाब से भी हम मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं। देयरफॉर इसलिए मैथमेटिकली द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is the ratio of the potential difference across its end, यानी कंडक्टर के एंड पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं V to the strength of the current flowing through it, यानी कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर के सिरों पे लगाए गए विभवांतर V यानी पोटेंशियल डिफरेंस V और उसमें बहने वाली करंट I के अनुपात यानी रेशियो के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है ना। अगर इसको ग्राफिकली, अगर डायग्रामेटिकली जो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ये हिल्स दिखा रहा है, रुकावट दिखा रहा है, हिल्स क्या है? अगर इस तरह की लाइन दिखाएंगे तो विदाउट रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो कंडक्टर में विदाउट रेजिस्टेंस। लेकिन ये हिल्स क्या दिखा रहा है? रुकावट दिखा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आइए, तो देखिए आर की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वोल्ट पर एम्पियर, जिसको V/A लिखा जा सकता है। ठीक है ना, या VA इनवर्स, विच इज नेम्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो साइमन ओम के नाम पे रखा गया, ओम, विच इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ओम एज ओम, यानी जैसा कि इसको ओम भी कहा जाता है। इसकी एक यूनिट क्या होती है?
ओम भी होती है, जिसको किस अक्षर से डिनोटेड, इट इज डोनेटेड बाय द सिंबल इस तरह से, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, ओमेगा। अब हम बात कर लेते हैं 1 ओम की डिफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ से बात करिए, फ्रॉम द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम जानते हैं R इक्वल टू V अपन I। अगर V 1 वोल्ट हो, I 1 एम्पियर हो, तो R 1 ओम हो जाएगा। इस हिसाब से इसकी डिफिनेशन क्या होगी। सो इसलिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट when the potential difference of 1 volt is applied across the ends of conductors। ठीक है ना, यानी कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल जो है अगर अप्लाइड करें और उसमें बहने वाली करंट अगर 1 एम्पियर हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 ओम। क्या आएगा, 1 ओम। क्या शर्त है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, बहने वाली करंट 1 एम्पियर हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना कहलाता है, 1 ओम। तो ये थे डिफिनेशन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने ये देखा था कि V और I में हमने जो ग्राफ खींचा था, या जब भी हम लोग किसी दो प्रोपोर्शनल राशियों में ग्राफ खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, 9th में आपने ग्राफ को बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, जो ये मोशन वाले चैप्टर में, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ग्राफ से भी पता करते हैं, जैसे आपने वहाँ ग्राफ से डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस पता किया था, ठीक है ना, एक्सीलरेशन पता किया था, डिस्टेंस पता किया था, वेलोसिटी पता किया था बाई ग्राफ से भी, फार्मूले से। तो उसी तरह से हम ग्राफ से रेजिस्टेंस को कैसे प्राप्त करेंगे उसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको मिटाते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि आई वी ग्राफ, अगर हम आई और वी ग्राफ देखें, आई वी ग्राफ से अगर हम समझें इसको, तो देखिए आई वी ग्राफ हम भी पहले से जानते हैं कि हमें क्या मिला था। ये आई वी का मतलब होता है कि इधर आई होगा और इधर क्या होगा, वी होगा। यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग वी लेंगे और वाई एक्सिस पे आई लेंगे, और ये ओरिजिन होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, है ना, एक सरल रेखा जो ओरिजिन से पास होगी, इसे आई वी ग्राफ कहते हैं। तो हम इस ग्राफ से कैसे पता करेंगे, तो क्या करते हैं, ग्राफ पे 2 पॉइंट लेते हैं, एक हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, और इससे क्या दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया और यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है ना। ये आप एक पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे हमने 2 पॉइंट इसी पे ले लिया, आप ओरिजिन को भी एक पॉइंट मान सकते हैं। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक 2, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, तो ठीक है ना। जैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, चेंज इन करंट हो गया। ये हमारा क्या है, करंट में चेंजिंग निकाल लेंगे ग्राफ से, क्योंकि पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे कि स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे V की वैल्यू दिया रहेगा, I की वैल्यू दिया रहेगा, तो हम ग्राफ एक पैमाना के हिसाब से ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह ग्राफ आएगा, आप 2 पॉइंट ले लीजिए, अब उनसे क्या है, ड्रा कर दीजिए पॉइंट। अब उस ग्राफ से देख लीजिए कि यहाँ की रीडिंग, यहाँ की रीडिंग क्या है, और यहाँ की रीडिंग, यहाँ की रीडिंग क्या है, इसमें डिफरेंस ले लीजिए, यानी इस पूरे में से इतना घटा दीजिए, इस पूरे में से इतना घटा दीजिए। तो अब जानते हैं कि जब हम आई वी ग्राफ से रेजिस्टेंस प्राप्त करते हैं, तो जानते हैं कि R कैसे मिलता है, V बटे आई, ठीक है ना। R कैसे मिलता है, V बटे आई, तो इसका मतलब है कि डेल्टा V अपन डेल्टा आई ग्राफ से R होता है। ये हम लोग डिफिनीशन से जानते हैं ओम्स लॉ से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम उसका स्लोप, यानी आई वी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो रेजिस्टेंस देता है, ठीक है ना। लिखेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ आई वी ग्राफ,
है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ I ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। तो IV ग्राफ का स्लोप, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ, स्लोप, ठीक है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कैसे? अब देखिए स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो स्लोप को हम लोग हिंदी में ढाल कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस से जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन थीटा एंगल पे झुकी हुई है, तो झुकाव को ही स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झुकाव, स्लोप, प्रवणता, ग्रेडियंट। तो वो निकालते हैं tan थीटा से, जो होता है ये अपान ये भी क्या है? डेल्टा वी। क्या होता है? ये अपान ये। तो कहने का मतलब जो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप इसे हम लोग कहते हैं tan थीटा। और ये निकलता क्या? tan थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं होते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर क्या है? I, और बेस क्या? आधार डेल्टा वी। तो देखिए अगर हम ओम के लॉ में बात करें तो ये R बराबर V बटे I होता है। तो देखिए इसमें I ऊपर हो गया, डेल्टा वी नीचे हो गया ना। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपान स्लोप ऑफ IV ग्राफ होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये R रिप्रेजेंट होता है 1 अपान डेल्टा I अपॉन डेल्टा वी करेंगे तो यहाँ पे आ सकता है, इस तरह चीज बन सकती है। तो आप ग्राफ से निकाल सकते हैं। अगर VI ग्राफ से भी रेजिस्टेंस, तो ये सीधा सीधा निकलता है। V ग्राफ से अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो ये तो सीधा निकल जाएगा, है ना। देखिए ये x एक्सिस पे हम लोग I ले रहे हैं और y एक्सिस पे हम लोग v ले रहे हैं, ठीक है ना। तब भी स्ट्रेट लाइन पास होगी ओरिजिन से। और यहाँ पे भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए और इनसे परपेंडिकुलर खींच दीजिए दोनों एक्सिस पे। अब देखिए यहाँ पे एक रीडिंग होगी, इसकी एक रीडिंग होगी, इसका जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा I बताएगा अब, और इसका जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा V बताएगा। यानी कि इस रीडिंग में से इसमें से इतना घटा दीजिए, यहाँ में से इतना माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये इसी के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, तो ये भी उतना ही होगा डेल्टा V, और ये भी उतना ही होगा डेल्टा I। अब इसका झुकाव स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप डायरेक्ट रेजिस्टेंस देता है, रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I यानी डायरेक्ट R, ठीक है ना। तो देखिए कि रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, ये IV ग्राफ का होगा, और स्लोप ऑफ द VI ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द VI ग्राफ, इस पे सवाल भी है आपके एक्सरसाइज में, रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप ग्राफ से भी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। 2 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। पहला है कि रेजिस्टेंस कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, या सिर्फ खाली लिखिए रेजिस्टेंस कंट्रोल्स द करंट, करंट को कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस कंट्रोल द करंट, ठीक है ना। क्यों करंट करता है? करंट आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से क्या होता है, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से देखिए R बराबर क्या होगा, V इक्वल टू I। तो अगर ये V कांस्टेंट हो, मतलब अगर कांस्टेंट पोटेंशियल पे करंट किसी कंडक्टर में
जा रही है, तो यहाँ से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, है ना। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R को इंक्रीज कर दें तो I क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए किसी परिपथ में अगर हमको करंट की वैल्यू घटाना बढ़ाना होता है तो उस परिपथ का हम क्या कर देते हैं, इस परिपथ में रेजिस्टेंस अलग से लगा देते हैं या उसका रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का कम या ज़्यादा करके करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंस इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बाय रेजिस्टेंस वी ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। बाय रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी transformed into other forms of energy, ठीक है ना, into can be transformed other forms of energy। ठीक है ना। तो बाय रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस के द्वारा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो इसके द्वारा अदर फॉर्म्स में एनर्जी को बदला जा सकता है। कैसे? विदाउट रेजिस्टेंस आप किसी भी एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये रेजिस्टेंस का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलना हो, हीट एनर्जी में बदलना हो, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट रेजिस्टेंस जो है आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना हीट में बदल सकते हैं ना लाइट में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी में बदलता है तो वो कौन सा होता है? बल्ब होता है। बल्ब आपने देखा है ना कि जैसे उसमें करंट जाती है वो प्रकाश देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो रेजिस्टेंस के वजह से होता है। क्यों? देखिए, बल्ब जो होता है टंगस्टन का फिलामेंट बहुत पतला तार होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। अब जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को या करंट को मूव करने में बहुत ज़्यादा टक्कर होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है कि इलेक्ट्रॉन को चलने में बहुत ज़्यादा टकराना पड़ता है। वो इतनी टक्कर होती है कि उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुरंत किस में प्रोड्यूस हो जाती है? हीट में। जैसे अपने हाथ को रगड़िए, यानी कि यहाँ पे रगड़ होती है एक तरह से, तो क्या हाथ गर्म हो जाता है ना। तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी हाथ की वो किस में बदल गई? हीट एनर्जी में, तभी हाथ गर्म हो जाता। तो इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा टक्कर होती है ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से कि वो हीट किस में चेंज होता है? लाइट में। यानी इतनी ज़्यादा हीट होती है वो लाइट में चेंज हो जाता है। उसी तरह से हीटर में वो लाइट में नहीं बल्कि हीट एनर्जी में ही, ऊष्मा ऊर्जा में ही चेंज हो पाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अन्य फॉर्म में बदलना होता है तो वहाँ रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब कुछ न्यूमेरिकल हैं जो ओम्स लॉ पे आधारित हैं, उसके साथ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।